ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम जो आगे बात करते हैं इथाइलिन, पहले हमने ग्रोथ प्रमोटर्स के बारे में बात करी थी। आज हम ग्रोथ रेगुलेटर्स ग्रोथ इनहिबिटर्स के बारे में, और जो कैटेगराइजेशन में नहीं आता जैसे इथाइलिन, इट इज़ बोथ प्रमोटर एज वेल एज जो है इनहिबिटर, दोनों काम करता है। तो इथाइलिन जो है, अगर हम बात करें, इथाइलिन एक सिंपल गैसियस हार्मोन है जो कि लार्ज अमाउंट में टिश्यूज अंडरगोइंग साइनिसेंस, देखो इसमें लिखा हुआ है टिश्यूज अंडरगोइंग सेनिसेंस एंड राइपनिंग फ्रूट्स, सेनिसेंस की और राइपनिंग की कंडीशंस को प्रिवेंट करता है, और इंक्लूड हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग। और ये क्या कह रहा है, सीडलिंग्स तो हॉरिजॉन्टली ग्रो करवाता है, ठीक है ना, लेकिन स्वेलिंग ऑफ द एक्सेस मतलब कहीं ना कहीं जो ये प्लांट है ना उसमें हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर्स ग्रोथ करवाता है। ट्रांसवर्स ग्रोथ यानी मोटाई में, गर्थ में जो ग्रोथ है वो बिकॉज ऑफ द इथाइलिन हार्मोन होती है। गैशियस हार्मोन है। H.H. कजिन्स नाम के साइंटिस्ट ने इसे जो है राइपेंड ऑरेंजेस के थ्रू जो है, जब उन्होंने राइपेंड ऑरेंजेस के साथ अनराइपेंड बनानास रख दिए थे तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि वो अनराइपेंड बनानास जो है वो राइप हो गए थोड़े दिन में। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो है राइपेंड ऑरेंजेस की वजह से गैसियस कंपोनेंट निकल रहा था, और वो गैसियस कंपोनेंट जो है वो उसे राइपनिंग कर रहा था। अब इसमें कजन्स ने हास्टन द इफेक्ट, मतलब हास्टनिंग मतलब जो इफेक्ट है वो प्रमोट हो गया राइपनिंग का, तो दे एक्ट्स एज अ प्रमोटर बिकॉज, और लेकिन सेनिसेंस कर रहे हैं तो दे एक्ट्स एज अ इनहिबिटर। तो इसीलिए ये दोनों मिक्स्ड इफेक्ट शो करते हैं। इसी वजह से जो है इसका नाम जो है, ना तो हम प्रोमोटिंग सब्सटेंसेस में ना हम इनहिबिटिंग सब्सटेंसेस में यूज़ करते हैं। देन नेल्जवो जो है एक साइंटिस्ट था जिसने ट्रॉफिक रिस्पॉन्स ऑफ रूट्स कि रूट्स जो है जियोट्रॉफिज्म शो करती है, तो वो ट्रॉफिक रिस्पॉन्स ऑफ रूट जो है वो इथाइलिन के इफेक्ट की वजह से होता था, ये उसने शो किया था। और क्रॉकर ने, साइंटिस्ट ने बताया था कि इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन है, गैसियस कॉम्पोजिशन है, जो कि याद रखना एमिनो एसिड मिथियोनिन की वजह से प्रोड्यूस होता है। अब ये बताओ कि एमिनो एसिड ट्रिप्टोफैन की वजह से कौन सा गैसियस हार्मोन कौन सा पीजीआर प्रोड्यूस होता है, तो वो आप बता सकते हैं मुझे, वो मैं वेट करूंगी आपके आंसर्स का। तो कौन सा गैसियस हार्मोन ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड की वजह से प्रोड्यूस होता है वो आप बताएंगे, और मैं ये बता रही हूँ कि ये जो है गैसियस हार्मोन मिथियोनिन अमीनो एसिड का प्रिकर्सर है, मतलब मिथियोनिन की वजह से प्रोड्यूस होता है। देन जब अब सिंथेसिस देखते हैं इसकी, तो सिंथेसिस जो होती है वो कहाँ पर होती है, जब सिंथेसिस देखें तो हम ये कहते हैं कि ये जो है आपके नोड्स पे, नोडल रीजन्स जिसे आप कहते हैं, नोड्स पे प्रोड्यूस होता है। इसको हम कहते हैं एपिकल हुक पे, और इन सब चीज़ों पे प्रोड्यूस होता है। देखो आपको देखते हैं, मैं आपको बताती हूँ कहाँ पर प्रोड्यूस होता है। सेनिसेंस एनप्सिशन करता है प्लांट्स की, लीव्स की, फ्लावर की। फ्रूट राइपनिंग इंडेक्स जो चेंज करता है, तो ये पता है ये क्या होता है, एपिकल हुक ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डाइकॉट प्लांट्स। तो एपिकल हुक कैसे फॉर्म करेगा, ये ड्यूरिंग द ब्रांचेस नोडल रीजन में जा करके एपिकल हुक्स फॉर्म करता है। इसका मतलब ये है कि ये नोडल रीजन में एक्ट करता है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट जो इस बार हो सकता है आ जाए, वो जो हो सकता है, या मतलब 90% चांसेस है उसका ये आने के, ये होता है रेस्पिरेटरी क्लाइमेट्रिक्स। क्या होता है, या रेस्पिरेटरी क्लाइमेट्रिक्स कौन सा प्लांट जो है वो हैंडल करता है। रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक्स का एक इफेक्ट किस प्लांट की वजह से, या प्लांट हार्मोन की वजह से होता है। तो रेस्पिरेटरी क्लाइमेट्रिक्स क्या होता है कि जब प्लांट में रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज हो जाए ड्यू टू द राइपनिंग ऑफ द फ्रूट। इथाइलिन जो है वो राइपनिंग करता है, राइपनिंग के लिए एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी की वजह से रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज हो जाता है, एंड रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज होने की वजह से वो क्लाइमेट्रिक फ्रूट जो है वो राइपन हो जाता है। तो इस चीज़ को आप राइपनिंग ऑफ प्लांट्स, या जो है इथाइलिन की वजह से रेस्पिरेशन रेट का इंक्रीज होना, वो जो होता है रेस्पिरेटरी क्लाइमेट्रिक्स होता है। एक्चुअली क्या होता है, जब ऑक्सीजन का कंटेंट हाई होता है, मतलब एपिकल रीजन्स में जब ऑक्सीजन का कंटेंट हाई होता है, तब फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करने के लिए जो है इथाइलिन की प्रोडक्शन भी हाई हो जाती है। तो इनडायरेक्टली क्या होता है, हाई इथाइलिन कंसंट्रेशन की वजह से जो है वो आपकी फ्रूट की राइपनिंग होती है, और इस चीज़ को आप ये कहते हैं कि ये जो है वो आपका रेस्पिरेटरी क्लाइमेट्रिक्स है, रेस्पिरेटरी क्लाइमेट्रिक्स है। दूसरा पॉजिटिव इफेक्ट अगर हम इसके देखेंगे, जिसकी वजह से हम ये कह देते हैं कि ये जो है एक ग्रोथ प्रमोटर है, वो होता है इथाइलिन ब्रेक्स द डोमेंसी।
इथाइलिन ब्रेक्स द सीड एंड बड डॉर्मेंसी, जिसकी वजह से पीनट सीड्स में जो है और पोटैटो ट्यूबर्स में स्प्राउटिंग होती थी। तो ये जो है उसके बाद हम देखते हैं इथाइलिन प्रमोट्स द रैपिड पेटियोल एंड इंटरनोड इलॉन्गेशन। एलोंगेशन मतलब ये क्या करता है कि ये जो है राइस प्लांट को लंबा कर देता है, जिसकी वजह से उसकी स्टेम, उसके इंटरनोड्स लंबे हो जाएं और वो पानी के ऊपर आ जाएं, जिसकी वजह से उसका ज़्यादा सरफेस एरिया हो और जिसमें सीड्स की प्रोडक्शन जो है यानी कि राइस की प्रोडक्शन, ग्रेन्स की प्रोडक्शन ज़्यादा हो। तो ये सीड और बड डॉर्मेंसी को, इंटरनोड इलोंगेशन को और हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर्स ग्रोथ को प्रमोट करता है। ये समझिए आप। जो इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है जो पहली बार जो है आर्टिफिशियली या जो केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है वो होता है इथेफोन। इथेफोन हास्टन्स द फ्रूट राइपनिंग इन टोमेटो एंड एप्पल्स, और इसके साथ ही ये एक्सेलरेट करता है एब्सिशन ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, जिसकी वजह से जो है उनकी यील्ड तो इंक्रीज हो जाती है पर वो जल्दी जो है सेनिसेंस की तरफ चले जाते हैं। तो ये क्या कर रहा है, एक तरह से ये नेगेटिव इफेक्ट भी दे रहा है और पॉजिटिव इफेक्ट भी दे रहा है। तो इसके फंक्शंस में क्या काउंट होंगे, फ्रूट ग्रोथ एंड राइपनिंग होगा, ट्रांसवर्स ग्रोथ को प्रमोट करेगा, एब्सिशन को करेगा प्रमोट, सेनिसेंस को प्रमोट करेगा, ब्रेकिंग द बड डॉर्मेंसी, और एक जो एनसीईआरटी में लिख रखा उसको हम कहते हैं फेमिनिज्म। फेमिनिज्म आपको पहले भी बताया था, कौन सा ऐसा हार्मोन है जो फेमिनिज्म को प्रमोट करता है, फीमेल हार्मोन्स को या फीमेल फ्लावर्स को प्रमोट करता है, उसका नाम बता देना अलॉन्ग विद इथाइलिन। इथाइलिन के साथ कौन सा ऐसा हार्मोन है जो फेमिनिज्म को प्रमोट करता है, फीमेल वंस को प्रमोट करता है, तो वो होते हैं, आप बताएंगे मुझे। फिर उसके बाद है एक जो और एक्स्ट्रा जो एनसीईआरटी ने बता नहीं रखा वो होता है एपिनास्टी। एपिनास्टी इज द मोर ग्रोथ ऑफ द अपर सरफेस ऑफ द लीफ का अपर सरफेस ज़्यादा जो है बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से लीफ की कर्लिंग हो जाएगी। तो इस वजह से ये जो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है ड्यू टू द हार्मोन इथाइलिन। तो इस चीज़ को कहते हैं एपिनास्टी, मोर ग्रोथ ऑफ द अपर सरफेस ऑफ द लीफ एज कंपेयर टू इनर सरफेस, जिसकी वजह से उसकी कर्लिंग हो जाती है। ये जो है एक इफेक्ट होता है इथाइलिन का। तो आप इथाइलिन के इफेक्ट, इथेफोन का आपको जो है केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए। इथेफोन का केमिकल फॉर्मूला है क्लोरोइथाइल फॉस्फोरिक एसिड, क्लोरोइथाइल फॉस्फोरिक एसिड, या फिर हम कह देते हैं 2-क्लोरोइथाइल फॉस्फोरिक एसिड। ये एक्चुअली इथेफोन है। तो आपको अब तक जो है मैंने केमिकल फॉर्मूलेज जो बताए हैं, जैसे ऑक्सीन ए एंड बी, गिबरलिन 1, 2 एंड 3 एंड दैट ऑल काइंस, जो आपको साइटोकाइनिन्स के केमिकल फॉर्मूले बताए हैं, काइनेटिन जिसे आप कहते हैं काइनेटिन का, और आपको साइटोकाइनिन जियाटिन का, दो आपको फ्लोरा फॉर्मूले वो बताए थे मैंने, सॉरी उसका फॉर्मूलाज वो बताया था, और नेक्स्ट आपको इथेफोन का फॉर्मूला बताया। 2-क्लोरोइथाइल phosphoric acid is the chemical formula of ithephone. Now we will talk about the next hormone जिसे आप एब्सिसिक एसिड हार्मोन कहते हैं। एब्सिसिक एसिड हार्मोन जो है, हार्मोनल कैटेगराइजेशन देखें तो एसिड है, तो इस वजह से ये माइल्डली एसिडिक नेचर का होता है, और ये एक प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर की फॉर्म में काम करता है, इसीलिए इसका नाम जो है वो डॉर्मिन रखा गया था। डॉर्मिन जो है ये स्ट्रेस हार्मोन है, और एडिकॉट ने एब्सिशन सेकेंड, याद रखना, एडिकॉट नाम के साइंटिस्ट ने एक हार्मोन एक्सट्रैक्ट किया था एब्सिशन लेयर में से, जिसे एब्सिशन सेकेंड कहा था उसने, और ये कॉटन के बॉल्स के अंदर से कहा था। कॉटन के बॉल्स के अंदर से जो है कॉटन के बल्ब्स जो हैं वो फूल नहीं रहे थे, तो इसलिए उसने बोला कि एडिकॉट ने कि एक हार्मोन जो डॉर्मेंसी प्रोवाइड करता है वो होता है एब्सिशन 2 जो है। देन वेरिंग, नेक्स्ट जो हार्मोन्स हैं या नेक्स्ट जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डॉर्मिन को एक्सट्रैक्ट किया था वो था वेरिंग एंड कॉर्नफोर्थ। वेरिंग की स्पेलिंग है आपकी ये, वेरिंग एंड कॉर्नफोर्थ। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या करा था, डॉर्मिन को एक्सट्रैक्ट किया था फ्रॉम द बड,
बर्ड जो एक डॉर्मेंट कंडीशन में बर्ड थी उसमें से डॉर्मिन को एक्सट्रैक्ट किया था। और आपको अब जो है जैसे हमने बोला था आपको कि इथाइलिन कहाँ कहाँ मिलता है, तो हमने बोला था नोडल रीजन्स ऑफ प्लांट में मिलता है या नोडल रीजन्स में मिलता है प्लांट की, जैसे कि एपिकल हुक्स में मिलता है। तो इस तरीके से ये कहाँ मिलता है, तो इसकी जो मेंशन नहीं करी गई है, तो इसकी एक्चुअली में जो है वो कहाँ पर मिलता है ये, तो क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन सेल्स, क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन सेल्स। अब ग्रीन सेल्स कौन से सेल्स होते हैं, मॉडिफाइड गार्ड सेल्स होते हैं। आपको याद होगा मैंने बताया था गार्ड सेल्स के पास स्पेशल टाइप के क्लोरोप्लास्ट होते हैं लीफ रीजन में, और ये क्लोरोप्लास्ट गार्ड सेल्स के अलोंग विद द स्ट्रोमेटल ओपनिंग एक काम करते हैं, ये एक एब्सिशन नाम का सब्सटेंस रिलीज करता है जो आपका अनफेवरेबल कंडीशंस में जो है प्लांट ग्रोथ को इनहिबिट करता है। तो ये जो है फॉर्मेशन है इसकी कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर मिलता है। अब डेरिवेटिव किसके हैं, जैसे हमने बोला था इथाइलिन इज द डेरिवेटिव ऑफ मिथियोनिन, मिथियोनिन से डिराइव्ड होते हैं। तो ये कहाँ से डिराइव होते हैं, तो ये डिराइव होते हैं आपके मोवैलिक एसिड, मेवैलिक एसिड, मेवैलिक एसिड और ज़ेंथोफिल, मोवैलिक एसिड और ज़ेंथोफिल इन दोनों से बने होते हैं आपके एब्सिसिक एसिड, और ये एक टर्पीन डेरिवेटिव, हाँ टर्पीन डेरिवेटिव हैं, टर्पीन डेरिवेटिव हैं। इसका मतलब ये है कि ये एक टर्पीन डेरिवेटिव हैं। टर्पीन डेरिवेटिव्स मवैलिक एसिड और ज़ेंथोफिल से मिलते हैं, टर्पीन डेरिवेटिव होते हैं ये सारे के सारे। और दूसरा एब्सिसिक एसिड के अलावा एक और एक्सट्रैक्ट किया था हमने, ज़ेंथोजीन, ज़ेंथोजीन, ज़ेंथोजीन इज ऑल्सो अ टर्पीन डेरिवेटिव। ज़ेंथोफिल का एक प्रिकर्सर है जो टर्पीन से बना हुआ है, और ये जो है आपको मेन इंपॉर्टेंट याद करने हैं केमिकली ये कैसे दिखते हैं, तो वो मिथियोनिन से डिराइव्ड है, मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको ये आ सकता है। और वो टर्पीन डेरिवेटिव्स हैं आपके एब्सिसिक एसिड, टर्पीन्स डेरिवेटिव है मवैलिक एसिड और ज़ेंथोफिल से मिलते हैं। सबसे पहला तो एब्सिसिक एसिड या डोमिन था, उसके अलावा जो मिलता है एक्सट्रैक्ट होता है ज़ेंथोजीन है, दैट इज ऑल्सो अ टर्पीन डेरिवेटिव, सेम फंक्शन करता है ज़ेंथोजीन। तो ज़ेंथोजीन जो है कई बार यूं पूछ लेते हैं ज़ेंथोजीन फंक्शंस एज, तो सेम फंक्शन होता है एब्सिसिक, यानी वो भी स्ट्रेस हार्मोन की तरह एक्ट करता है। अब उसके बाद करते हैं उसके बाद फंक्शंस की। फंक्शंस जैसा कि एनसीईआरटी ने लिख रखा है, तो एनसीईआरटी ने लिख रखा है दैट इज इट इज़ अ प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करता है, सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है, स्टोमेटा की क्लोजर करता है, टॉलरेंस ऑफ प्लांट इंक्रीज करता है। तो ये इसके फंक्शंस हैं दैट एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द प्लांट को प्रिवेंट करता है। एबनॉर्मल मतलब अनफेवरेबल कंडीशंस में वो जिस तरीके से एबनॉर्मली जो है फंक्शन करेगा उससे बचाएगा, उसे डॉर्मेंसी करेगा, एब्सिशन लेयर बनाएगा, क्लोरोफिल को डेथ कर देगा जिसकी वजह से सेनीसेंस आएगी, लीफ फॉल होना शुरू हो जाएंगे, ट्रांसपीरेशन को इंक्रीज मतलब डिक्रीज कर देगा, एंटी ट्रांसपीरेंट जो कि एनसीईआरटी ने क्लोजर ऑफ स्टोमेटा से मेंशन कर रखा है दैट इज कॉल्ड एज द एंटी ट्रांसपीरेंट। और ये जरूर याद रखिएगा कि ये जो है डेसिकेशन को विथस्टैंड कर सकता है, यानी कि सीड्स जो हैं डेसिकेशन से रुक सकती हैं अगर आपका एब्सिसिक एसिड है। और ये एक एंटागोनिस्टिक हार्मोन है गिबरलिक का, मतलब गिबरलिन डॉर्मेंसी को तोड़ते हैं, ये जो है ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, इंटरनोडल ग्रोथ को बढ़ाते हैं, स्ट्रोमेटा को इंक्रीज करते हैं फंक्शनिंग के लिए। इसकी जगह ये एंटागोनिस्टिक होता है, इसका मतलब ये क्या करता है, ये हर ग्रोथ और डिफरेंशिएशन ऑफ सेल के उसमें अपना रोल प्ले करता है। फिर अकॉर्डिंगली आपने देख लिया एनसीईआरटी में मेंशन करा कि रोल्स कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकते हैं यानी एंटागोनिस्टिक भी हो सकते हैं, जैसे ऑक्सिन इज टू साइटोकाइनिन रेशो। कुछ जो होते हैं ऑपोजिट भी होते हैं, जैसे गिबरलिन जो है वो मेलनेस प्रमोट करता है और ऑक्सिन जो है वो फीमेलनेस प्रमोट करता है, तो दे आर एंटागोनिस्ट इन नेचर, ठीक है ना। तो इस तरीके से कुछ एंटागोनिस्ट भी हो सकते हैं, कुछ सिनगोनिस्टिक नेचर भी हो सकते हैं, कुछ सेनिसेंस, कुछ एब्सिशन, एपिकल डोमिनेंस, इस चीज को भी कुछ एपिडल डोमिनेंस को ब्रेक करते हैं, कुछ एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग इफेक्ट्स हो सकते हैं। फिर बात करते हैं फोटो पीरियोडिज्म। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आपका टॉपिक है जो एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखा है दैट इज कॉल्ड एज फोटो पीरियोडिज्म, पीरियोडिक एक्सपोजर ऑफ लाइट टू इंड्यूस फ्लावरिंग।
ये होता है फोटो पीरियोडिज्म, पीरियोडिक एक्सपोजर ऑफ लाइट टू इंड्यूस फ्लावरिंग। इसके अंदर एनसीईआरटी ने सिर्फ ये मेंशन कर रखा है कि एक्सपोजर ऑफ लाइट से किस तरीके के प्लांट्स जनरेट होते हैं, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट, बट हम ये पढ़ेंगे कि एक्चुअली में फिनोमिना क्या होता है। तो हम जब एक्चुअल फिनोमिना की बात करते हैं तो एक्चुअल फिनोमिना में क्या होता है, एक पिगमेंट होता है जिसे आप कहते हैं फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम नाम का पिगमेंट होता है जो किस तरीके से एक्ट करता है, वो एक्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ फाइटोक्रोम फार रेड और फाइटोक्रोम रेड। और ऊपर जो है हम ये कहेंगे कि रेड लाइट या सनलाइट, रेड लाइट या सनलाइट आने पर, सॉरी मैं दोबारा से दिखा देती हूँ आपको। फाइटोक्रोम पिगमेंट मैंने आपको बता दिया, तो PFR फार रेड और जो PR यानी फाइटोक्रोम रेड, जब सनलाइट होती है, सनलाइट या रेड लाइट जिसे आप कहते हैं, सनलाइट या रेड लाइट, तब हम ये कह देते हैं कि ये क्या करता है, ये जो फार रेड वाला पिगमेंट है वो सनलाइट या रेड लाइट को एब्जॉर्ब करके फाइटोक्रोम रेड में बदल जाता है। और फाइटोक्रोम रेड इज एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट टाइम। तो इस वजह से जो है वो शॉर्ट डे प्लांट्स में यानी कि जिनको कम लाइट चाहिए उसमें एक्टिव होता है शॉर्ट डे प्लांट्स में। और वो जो है वो फ्लोरिजन नाम का हार्मोन एक्टिवेट करता है। वो फ्लोरिजन जो है वो फ्लावरिंग को प्रमोट कर सकता है, एट द नाइट टाइम जो है यानी कि डार्कनेस के टाइम पर हम थोड़ा सा मैं आपको क्लियर दिखा देती हूँ। एट द नाइट टाइम जो आपका PFR है, PFR जो है नाइट के टाइम पर रेड जो है वो आपकी इंफ्रारेड रेडिएशंस, रात को जो धरती की तपन होती है, गर्मी होती है, इंफ्रारेड रेडिएशंस जनरेट करती है, जिसकी वजह से वो रेड लाइट जो है वो इंफ्रारेड रेडिएशंस को जनरेट करके और वो अपना जो वेवलेंथ है वो चेंज कर लेती है 730 नैनोमीटर पे, जो कि पहले होती है 680 नैनोमीटर। तो वो क्या करती है, फार रेड में बदल जाती है। और फार रेड जो होता है वो क्या करता है, वो जो है वो लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग इंड्यूस करता है। लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग इंड्यूस करता है ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ द पिगमेंट फ्लोरिजन। तो इस तरीके से फार रेड विल बी एक्टिवेटेड। सॉरी आपको रिवर्स मैकेनिज्म बता दिया मैंने, सॉरी फॉर द, बट जो चीज़ मैकेनिज्म बताया वो सेम है, बट बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि एट द टाइम ऑफ डार्कनेस रेड लाइट विल बी एब्जॉर्ब्ड, रेड लाइट में चेंज होगा। एट द टाइम ऑफ डार्कनेस द फार रेड पिगमेंट बिकॉज ऑफ द हायर वेवलेंथ की वजह से वो रेड थर्मल एनर्जी यानी इंफ्रारेड एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा एंड इट विल बी चेंज इनटू रेड पिगमेंट। एंड दो शॉर्ट डे प्लांट्स विल बी जो है एक्टिवेटेड ड्यू टू द फ्लोरिजन पिगमेंट एंड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या रेड पिगमेंट या रेड लाइट एब्जॉर्ब करने में वो फार रेड यानी 730 नैनोमीटर की लाइट बना लेगा, और जिसकी वजह से लॉन्ग डे प्लांट्स जो हैं उसके अंदर फ्लोरिजन पिगमेंट एक्टिवेट होगा एंड दे स्टार्ट द फ्लावरिंग मैकेनिज्म। थोड़ा सा रिवर्सल कर दिया था, बस वो एक्टिविटी जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट होती है। सनलाइट की एब्जॉर्प्शन होगी या रेड लाइट की एब्जॉर्प्शन होगी तो वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी यानी कि फार रेड में चेंज हो जाएगी, और यही वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी, रेड में चेंज हो जाएगी इंफ्रारेड या डार्क लाइट एब्जॉर्ब करने से। ऑन द बेसिस या रोल ऑफ फोटोपीरियोडिज्म किसने एक्सप्लेन किया था, तो गार्नर, ये एनसीईआरटी ने नहीं मेंशन कर रखा, गार्नर और एलार्ड नाम के साइंटिस्ट ने जो है वो फोटोपीरियोडिज्म या रोल ऑफ फोटोपीरियोडिज्म एक्सप्लेन किया था। और किस में एक्सप्लेन किया था, तो ये किया था आपका मैरीलैंड मैमोथ वैरायटी ऑफ टोबैको में, मैरीलैंड मैमोथ वैरायटी ऑफ टोबैको में, टोबैको की मैरीलैंड मैमोथ वैरायटी में कहा था। उन्होंने बोला कि लाइट आवर्स को अगर बढ़ा दिया जाए तो समर में भी टोबैको फ्लावरिंग कर सकता है। अगर लाइट पीरियड को कम कर दिया जाए, यानी कि टोबैको एक शॉर्ट डे प्लांट है तो समर्स में शॉर्ट डे नहीं होते, समर्स में लॉन्ग डे होते हैं।
टोबैको एक शॉर्ट डे प्लांट है, लेकिन समर्स जो होते हैं वो लॉन्ग डे होते हैं, तो लॉन्ग डे होते हैं तो इसका मतलब वहाँ पर उसकी फ्लावरिंग नहीं होनी चाहिए। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर भी वो फ्लावरिंग इंड्यूस करा सकते हैं टोबैको में। गार्नर और एलार्ड ने कहा मैरीलैंड मैमोथ वैरायटी वो टोबैको की वो शॉर्ट डे प्लांट है, लेकिन अगर हम गर्मी में लाइट के आवर्स को रिड्यूस कर दें आर्टिफिशियली तो वो फ्लावर करना शुरू कर देता है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन डिफाइन शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट जो है वो कहते हैं कि क्रिटिकल ड्यूरेशन, क्रिटिकल मतलब वो ड्यूरेशन जिसके ऊपर या जिसके नीचे कोई प्लांट फ्लावरिंग कर सकता है। तो शॉर्ट डे प्लांट्स में हम ये कहते हैं कि वो क्रिटिकल ड्यूरेशन से डिफरेंट होगा। क्रिटिकल ड्यूरेशन वो कहता है क्रिटिकल ड्यूरेशन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लांट्स। तो हम ये कहते हैं कि लेस देन क्रिटिकल पीरियड अगर लाइट होती है अवेलेबल, लेस देन क्रिटिकल पीरियड, तो उसे शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं। इन्हें आप विंटर स्पीशीज भी कहते हैं, विंटर स्पीशीज भी कहते हैं, याद रखिएगा। विंटर स्पीशीज में एग्जांपल बोल दिया मैंने, ज़ैंथियम होता है, टोबैको बता दिया अभी मैरीलैंड मैमोथ वैरायटी टोबैको होता है। उसके बाद शुगर बीट होती है या सोयाबीन होता है, ये जो है सोयाबीन होता है, शुगर बीट होती है। ये एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरीज होती हैं, जो है क्रायोजेंथिमम होता है। ये आपकी शॉर्ट डे प्लांट्स की वैरायटीज़ है। लॉन्ग डे होता है मोर देन क्रिटिकल पीरियड, मोर देन लाइट रिक्वायर्ड, मोर देन क्रिटिकल पीरियड। क्रिटिकल पीरियड से ज़्यादा लाइट रिक्वायर हो तो हम ये कहेंगे कि वो एक लॉन्ग डे प्लांट है। दे आर द समर वेराइटीज़। ये क्या होती हैं, ये आपकी समर वेराइटीज़ होती है जितनी भी, वो सारी की सारी जो है इसमें आती हैं। जैसे कि आपके स्पिनेच हो गए, आपके हेनबेन हो गए, रेडिश हो गया, शुगर बीट हो गया, वीट हो गया, राइस हो गया। ये आपका जो है वो क्या होता है, सॉरी राइस नहीं, मेज हो गया, लाक्सपर हो गया। ये सारी की सारी आपकी लॉन्ग डे प्लांट्स हैं। डे न्यूट्रल प्लांट्स क्या कौन सी होते हैं, तो डे न्यूट्रल प्लांट्स जो होते हैं डीएनपीज जिसे आप कहते हैं, उनका कोई रिलेशन नहीं होता, उनका कोई रिलेशन नहीं होता टाइम पीरियड और फ्लावरिंग से। तो वो एग्जाम्पल होता है जो हर सीजन में आते हैं, टमाटो, पोटैटो, ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका फ्लावरिंग पे कोई इफेक्ट नहीं होता, तो ये हर सीजन में अवेलेबल होते हैं। तो इसीलिए हम इन्हें डे न्यूट्रल प्लांट्स कहते हैं। अब एनसीईआरटी ने एक चीज़ मेंशन कर रखी है, उसने बोल रखा है कि इट इज़ ऑल्सो नोन दैट नॉट ओनली द ड्यूरेशन ऑफ द डे लाइट पीरियड बट द ड्यूरेशन ऑफ द डार्क पीरियड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो इसको आप कहते हैं स्कॉटोपीरियोडिज्म, स्कॉटोपीरियोडिज्म, स्कॉटोपीरियोडिज्म। स्कॉटोपीरियोडिज्म का मतलब ये है डार्क पीरियड। तो डार्क पीरियड ऑफ लाइट भी इम्पॉर्टेंट होता है, सॉरी डार्क पीरियड ऑफ प्लांट भी इम्पॉर्टेंट होता है। मतलब जो शॉर्ट डे प्लांट्स है उनके अंदर क्रिटिकल से ज़्यादा जो है वो क्या होगा, डार्क पीरियड होगा, क्रिटिकल से ज़्यादा डार्क पीरियड होगा। तो उन्हें आप लॉन्ग नाइट प्लांट भी कह सकते हैं, लॉन्ग नाइट प्लांट भी कह सकते हैं। और ऐसे प्लांट याद रखना, नाइट पीरियड में अगर एक स्मॉल फ्लैश ऑफ लाइट भी आपने डाल दी, अगर स्मॉल फ्लैश ऑफ लाइट भी आपने डाल दी तो उनके अंदर फ्लावरिंग नहीं होगी। अगर आपने रात के 14 घंटे, बाई चांस अगर 14 और 8 का रेशो मान के चलते हैं, तो 14 घंटे भी अगर आपने लाइट डार्क रखा और उन 14 घंटों में आपने 1 मिनट की भी फ्लैश लाइट डाल दी, डार्क पीरियड में 1 मिनट की भी फ्लैश लाइट डाल दी, तो दैट विल नॉट फ्लावर। ये चीज़ याद रखना कि फॉररेड लाइट जो होती है, जो कि लॉन्ग नाइट प्लांट्स में काम करती है, लॉन्ग डे प्लांट्स में काम करती है। फॉररेड लाइट जो है, जो लॉन्ग डे प्लांट्स में काम करती है, वो फ्लावरिंग तभी करेगी जब जो है वो पूरी की पूरी लाइट पीरियड और पूरा का पूरा डार्क पीरियड मिले। अगर डार्क पीरियड भी, हम ये कहते हैं कि फॉररेड वाले में, PFR वाले में हम ये कहते हैं कि अगर लाइट शॉर्ट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि शॉर्ट नाइट में आप फ्लैश ऑफ लाइट डाल दो, तो वहाँ पर भी फ्लैश ऑफ लाइट का उतना ही असर पड़ेगा। वहाँ पर भी फ्लैश ऑफ लाइट अगर पड़ जाती है तो वहाँ पर भी लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होगी। तो इसका मतलब लॉन्ग नाइट प्लांट हो चाहे शॉर्ट नाइट प्लांट हो, दोनों के अंदर अगर फ्लैश ऑफ लाइट डालेंगे तो वहाँ पर फ्लावरिंग अवेलेबल नहीं होगी। अब परसीव कहाँ करते हैं ये, तो ये देख लो, एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखा है, दे परसीव द लाइट इन शूट एपाइसिस। शूट एपाइसिस पे परसीव करते हैं लाइट को। शूट एपाइसिस ऑफ प्लांट का मतलब ये है कि वो लीव्स
शूट एपेक्स पे जो इस तरीके से आपका शूट एपेक्स है उस पर छोटी छोटी लीव्स ग्रो होती हैं, वो लीव्स लाइट को परसीव करती हैं। तो शूट एपेक्स लीव जो होती हैं वो लाइट को परसीव करती हैं ताकि वो हार्मोन निकल जाए। हार्मोन मैंने आपको बता दिया, इसने सिर्फ हाइपोथेटिकल हार्मोन लिख रखा है, मैंने आपको बताया दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज फाइटोक्रोम, याद रखना। और वो PFR पे और PR पे किस नैनोमीटर पे होती है, 680 और 730, ये भी याद रखना। देन प्रोसेस आता है जिसे आप कहते हैं वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन जो है दैट इज कॉल्ड एज द फ्लावरिंग आइदर क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ लो टेम्परेचर। ये होता है रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट को जल्दी ले आना। हमें पता है कि प्लांट्स के अंदर जो है वो क्या है, रिप्रोडक्टिव फेज और जो आपका रिप्रोडक्टिव फेज है, जुवेनाइल फेज है, अलग अलग होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम चिलिंग ट्रीटमेंट दे करके, याद रखना, हम चिलिंग ट्रीटमेंट दे करके, चिलिंग ट्रीटमेंट कौन सी होती है आपको पता होना चाहिए। टेम्परेचर क्या होता है चिलिंग ट्रीटमेंट का, टेम्परेचर होता है 0 से 4 डिग्री सेल्सियस। 0 से 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्लस में प्रॉपर हाइड्रेशन, प्रॉपर O2 ऑक्सीजन, प्लस में जिसकी वजह से कंपाउंड निकलता है जिसे कहते हैं वर्नेलिन। वर्नेलिन क्या करता है, वर्नेलिन ये प्रीकॉशियस यानी कि पहले ही रिप्रोडक्टिव जो है डेवलपमेंट कर देता है। रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट का मतलब ये है कि एक बाइनियल प्लांट है, एग्जाम्पल के तौर पे देखो, एक बाइनियल प्लांट है जो पहले सीजन में तो अपना जुवेनाइल फेज पूरा कर रहा है, दूसरे सीजन में अपना रिप्रोडक्टिव फेज कर रहा है। तो इसका मतलब उसको वो जो है सिंगल प्लांट में या मोनोलियल प्लांट में बदल देगी, जिसमें वो एक ही सीजन में अपना वेजिटेटिव और अपना रिप्रोडक्टिव फेज पूरी करके एक ही सीजन में रिप्रोड्यूस कर देगा। तो चिलिंग ट्रीटमेंट को किसने पहले एक्सप्लेन किया था, तो हमने बोला था एक्सपेरिमेंटली चिलिंग ट्रीटमेंट को दिया था कोराड ने दिया था। टर्म वर्नलाइजेशन किसने दी थी, तो लाइजेनको ने टर्म वर्नलाइजेशन दी थी। टर्म वाज गिवन बाय लाइजेनको, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ वाज गिवन बाय कोराड एंड नोटिफिकेशन यानी कि उसका पूरा का पूरा वर्नलाइजेशन का फंक्शन जो दिया था वो क्लिपॉर्ट ने दिया था। क्लिपॉर्ट ने पूरा फंक्शन दिया था, लाइसेंको ने टर्म दी थी, कोराड ने आपका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था। तो इससे हमें पता लगता है वर्नलाइजेशन जो है चिलिंग ट्रीटमेंट होती है। वर्नलाइजेशन किस किस में होती है, तो वर्नलाइजेशन के एग्जाम्पल NCERT ने दे रखा है। शुगर बीट्स, जैसे हमने बोला था ना, बाइनियल्स क्या होते हैं, मोनोकार्पिक प्लांट्स होते हैं जनरली। तो मोनोकार्पिक बाइनियल प्लांट्स को आप क्या कर सकते हो, सब्सिक्वेंट फ्लावरिंग करा सकते हो उनके अंदर। ये बाइनियल प्लांट्स जो एग्जाम्पल के तौर पे NCERT ने जो दे रखे हैं वो याद रख लेना। शुगर बीट, कैबेज, कैरेट, ये ऐसे बाइनियल प्लांट है जो एक सीजन रिप्रोडक्शन एक सीजन वेजिटेटिव, एक सीजन रिप्रोडक्टिव। तो ये क्या करता है, वेजिटेटिव सीजन को छोटा कर देता है और अर्ली रिप्रोडक्टिव सीजन ले आता है, जिसकी वजह से ये वीट, बार्ले वगैरह, ये सारे के सारे लो टेम्परेचर, राई वगैरह, ये सारे के सारे ऐसे प्लांट्स हो जाते हैं जो लो टेम्परेचर पे भी फ्लावरिंग कर देते हैं। अगर बाय चांस आप ये कह दो कि जैसे वीट वैरायटी है, वीट वैरायटी को हमने ऐसा बना दिया कि वो विंटर में भी उग सकती है जैसे मैक्सिगो वगैरह में, और जो वो है समर में भी उग सकती है। तो समर में फ्लावरिंग होती है अपने इंडिया में, जबकि विंटर में फ्लावरिंग होती है अपने जो है मैक्सिजो वगैरह बाहर सिटीज़ वगैरह में। ठीक है, तो ये तो होता है विंटर वैरायटीज़ को समर वैरायटीज़ में बदला जा सकता है, समर वैरायटीज़ को विंटर वैरायटीज़ में बदला जा सकता है ड्यू टू द प्रीकॉशियस डेवलपमेंट ऑफ द फ्लावरिंग सीजन। और ये लो टेम्परेचर पे होता है, लो टेम्परेचर 0.0 to 4 डिग्री होता है। होता कहाँ है वर्नलाइजेशन, या रिसेप्शन साइट कैसे होती है, जैसे शूट एपाइसिस की लीव्स होती थी फाइटोक्रोम के लिए, यहाँ पे वर्नेलिन पिगमेंट कहाँ पर एक्टिव होता है, तो हम ये कहते हैं वो एक्टिव होता है शूट टिप पे जहाँ मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं, एम्ब्रियो टिप पे जहाँ मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं। तो बेसिकली ये मेरिस्टेमेटिक सेल पे एक्टिव होता है, शूट टिप और एम्ब्रियो टिप पे, तो इस या रूट एपेक्स पे। तो ये एक्टिव साइट्स हैं इसकी जहाँ पर वर्नलाइजेशन करने का असर होता है। देन नेक्स्ट टॉपिक है आपका सीड डॉर्मेंसी। सीड डॉर्मेंसी हमें बोलता है कि एक्सटर्नल कंडीशन जब फेवरेबल हो तब भी सीड जर्मिनेट नहीं कर पाती। तो उसका क्या रीज़न है कि सीड में एब्सिसिक एसिड रिलीज होता है या अदर प्लांट इनहिबिटर्स रिलीज होते हैं, जैसे कि अगर मैच्योर इमैच्योर एम्ब्रियो हो
तभी भी सीड जर्मिनेट नहीं होती, ये फिजिकल रीजन हो गया, ठीक है ना। उसके अलावा पैरा एस्कॉर्बिक एसिड, पैरा एस्कॉर्बिक एसिड की वजह से भी जो है डॉर्मेंसी इंड्यूस होती है। फिनोलिक एसिड की वजह से भी डॉर्मेंसी जो है इंड्यूस होती है। तो ये ऐसी रीजंस हैं एब्सिसिक एसिड या डॉर्मिन के अलावा जिससे डॉर्मेंसी इंड्यूस होती है। इमेच्योर एम्ब्रियोज, पैरा एस्कॉर्बिक एसिड, फिनोलिक एसिड, ये जो हैं वो एक्चुअली में डॉर्मेंसी क्यों करते हैं? क्योंकि क्या होता है, सीड प्रिपेयर्ड नहीं होती, सीड को एक पीरियड ऑफ रेस्टिंग चाहिए होता है जिसमें कि वो जो है, क्योंकि अगर सीड एकदम से जर्मिनेट कर जाएगी तो हो सकता है कि जो है वो डिस्पर्सल प्रॉपरली ना हुई हो सीड की, जिसकी वजह से सीड जो है प्लांट के आसपास ही गिर गया हो, तो वो फर्दर जर्मिनेट कर जाएगी, तो वो फूड, लाइट, स्पेस नहीं ले पाएगी क्योंकि कंपटीशन जनरेट हो जाएगा। या हो सकता है कि जो है सीड में प्रॉपरली एम्ब्रियो जो है वो डेवलप ना हुआ हो, एम्ब्रियो डेवलप नहीं होगा तो डॉर्मेंसी ब्रेक हो जाएगी, तो एम्ब्रियो मर जाएगा, जिसकी वजह से आगे सीड जो है वो फुल प्लांट को या सीड एम्ब्रियो के अंदर जो है वो डेफिशिएंसीज आना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से प्लांट डेफिशिएंसी सिम्टम्स फेस करना शुरू कर देगा। तो इस वजह से सीड जो है डॉर्मेंसी टाइम जो है वो एक्टिव करती है। इम्परमिएबल हार्ड सीड को होता है, केमिकल्स होती हैं एब्सिशियस, फिनोलिक एसिड, पैरा एस्कॉर्बिक आ रहे हैं। इमेच्योर रीजन्स होती हैं, सीड डॉर्मेंसीज हो जाती हैं। सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक कैसे करते हैं? तो सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए हमें कुछ केमिकल्स यूज़ करते हैं, जैसे कई बार हम चिलिंग ट्रीटमेंट का यूज़ कर लेते हैं जिसे आप फर्टिलाइजेशन कहते हैं, या कई बार गिबरलिक एसिड का यूज़ कर लेते हैं, कई बार नाइट्रेट्स का यूज़ कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट जो है सीड डॉर्मेंसी ब्रेकर्स होते हैं। लाइट का चेंज, टेम्परेचर का चेंज, ये भी क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट जो है आपके सीड डॉर्मेंसी ब्रेकर्स होते हैं। जैसा एनसीईआरटी ने चिलिंग कंडीशंस, एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन केमिकल्स, एसिड्स, नाइट्रेट्स, ये जो है सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक कर सकते हैं। तो दैट फिनिशेज योर चैप्टर एंड योर प्लांट फिजियोलॉजी। थैंक यू।